प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में बात करेंगे उसमें सबसे पहले पीटीआई की आदत फंस गई, शाह महमूद कुरैशी रिलीफ हासिल करने में नाकाम, हाई कोर्ट से दरखास्त जमानत मुस्तरद, साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का हुक्म, नून लीग बड़े सियासी खिलाड़ी साथ मिलाने में कामयाब, नवाज शरीफ के दौरे बलूचिस्तान ने सियासी गेम पलट दी, साबिक वज़ीर आला समेत अहम पार्टीज के कई रहनुमा शामिल, सियासी मैदान कौन जीतेगा इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे आलमी क्रिकेट कप में बदतरीन कारकर्दगी, बाबर आजम कप्तानी से फारिग, वर्ल्ड रैंकिंग में पहली पोजीशन भी छिन गई, मिकी आर्थर समेत तमाम कोचेस को हटा दिया गया, शाहीन आफरीदी T20, शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर, मोहम्मद हफीज को टीम डायरेक्टर बना दिया गया। आलमी कप में बुरी परफॉर्मेंस का असल जिम्मेदार कौन है, जानेंगे मारूफ क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नुमान न्याज से, जो हमारे साथ मौजूद होंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा बात करेंगे फैजाबाद धरना, अमल दरामद केस, शेख रशीद की नजरसारी दरखास्त वापस लेने पर खारिज, चीफ जस्टिस शदीद बरहम, सख्त रिमार्क्स, जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील, सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन में पेश न होने वालों को गिरफ्तार करने का भी इंदिया दे दिया, क्या कमीशन ताकतवर शख्सियात का तयन कर सकेगा, सुप्रीम कोर्ट समाअत का आंखों देखा अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे मुनीब फारूक साहब, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन है, माहिर कानून भी, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुनीब साहब। मुनीब साहब से रब्ता करने की कोशिश करें। क्लासेस साहब, हम लोग सियासी मामलात के ऊपर काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं और ये जो हवा चल रही है ये बड़ी एक एक्सपेक्टेड हवा है, लेकिन जो इसमें जिस तरीके से शमूलियतें हो रही हैं और जिस तरह से लोग अलायंस कर रहे हैं वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है। आपके लिए है? कोई मेरा ख्याल अनएक्सपेक्टेड नहीं है। मेरे लिए तो कोई ऐसी चीज़, अब कोई 30 साल हो गए जर्नलिज्म करते हुए, 25 साल इस्लामाबाद में हो गए, मुझे तो कोई ऐसी चीज़, अब कोई सरप्राइज़ कोई ऐसा नहीं रहा, कोई ऐसा सियासतदान बच नहीं गया। माजरत के साथ लोग कहते हैं हम सियासतदानों को बैशिंग करते हैं कि जिसकी करेक्टर या इंटेग्रिटी से या हाई मॉरल ग्राउंड से ना आप ज़रा मुतासर हो जाएं। एक होते हैं ना कुछ लोग, और अच्छा कोई ऐसे लोग हमारे दरमियान आ भी जाएं तो लोग उनको एलियन समझते हैं कि यार ये किस प्लेनेट से लोग आ गए हैं, कहाँ से आ गए हैं। अच्छा, सियासत को एक हो जाते हैं वो, एक सियासत को एक अजीब गरीब किस्म का नाम दे दिया। वो जी कुछ नहीं होता जी, आपको जिसने गालियां दी हैं आप उसके साथ भी जाकर मिल लेते हैं, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। आप पे जिसने करप्शन के इल्ज़ाम लगाए हैं, जिसने आपकी पूरी फैमिली को एक्सपोज किया है, आप जाकर उनसे, मतलब वो कहते हैं ना आपके इसमें कोई दोस्त नहीं होते, कोई दुश्मन नहीं होते। वैसे अदरवाइज इनकी गैरत देख लें, इनको कोई एक अल्फाज को बंदा रोड पे चलते कह दे, लेकिन एक दूसरे को गले लगाने को तैयार। शहबाज शरीफ साहब और उनकी देख लें, बिलावल साहब की देख लें, कल परसों तक ये वज़ीर आज़म थे, वो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे। अभी मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब ने ग्रेस दिखाई, अगर मुझसे पूछें कंपैरेटिवली, उन्होंने कहा जी हमारा छोटा भाई है, या भाई से ज़्यादा तो मैं कहूँगा उनके बच्चों की उम्र का, उन्हें कहना चाहिए मेरी बच्चों की उम्र का, उन्होंने छोटा भाई बना लिया। जरदारी साहब के साथ भाई चारा चल सकता है, बिलावल वाला तो नहीं था। खैर, उन्होंने फिर भी ग्रेस दिखाई कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और बिलावल जो है मेरे ये फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। सो बिलावल के लेवल पे वो नहीं गए अभी तक, हम देख रहे हैं। मुझे याद है एक दो मरियम नवाज साहबा गई थी, शायद बेनजीर भुट्टो साहबा की 27 दिसंबर की एक बरसी थी, उस पर ये भी गई थी, 2-3 साल पहले की बात है। तो उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि हमें एक लेवल मेंटेन रखना होगा जिस पे हम एक दूसरे पे कोई जाती अटैक ना करें। अगर आपको याद, उस वक्त उन्होंने तकरीर में कहा था कि कल को हमने एक दूसरे के इलेक्शन भी लड़ने हैं। हालांकि पीडीएम थी, ये इकट्ठे थे, लगता भी नहीं था कि ये एक दूसरे से जुदा होंगे, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने बात की थी कि कल को हमने एक दूसरे के खिलाफ ये इलेक्शन लड़ना है। सो पीपल्स पार्टी की जो एक हार्ड लाइन है, जो समझ में आने वाली लाइन है, उधर से हमें रेस्ट्रेंट नजर आ रही है, इधर से ये नवाज शरीफ कैंप से। रीजन क्या है, उन्हें पहले से बहुत सारी चीज़ों का पता है कि कल को हमें दोबारा अलायंस बनाने पड़ेंगे। नवाज शरीफ साहब की वरी भी समझ में आ रही है कि उन्हें भी पता है कि जनाब कि मुझे पूरी 2/3 नहीं मिलने वाली, क्योंकि मियाँ साहब को जब भी 2/3 मिलती है ना, फिर कुछ अरसे बाद तूफान और जल्जला ले आता है, फिर उनसे संभाला नहीं जाता कि वो ड्रामा नहीं आता था, ऐनक वाला जीन आता था, वो कहते मुझे काम बताओ मैं किसको खाऊं। फिर मियाँ साहब भी ना इसी तरीके से वो ढूंढना शुरू कर देते हैं, मुझे बताओ मैं किस इदारे को खाऊं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाऊं, इधर मैं ये पिंडी की तरफ रुख करूं, या मैं मीडिया को रगड़ दूं, पार्लियामेंट को ऐसी तैसी। सो मियाँ साहब को ना फिर समझ नहीं आ रही होती। अब ये बात अगले भी समझ गए हैं कि मियाँ साहब को पावर देनी भी है ना, तो लिमिटेड। इसलिए मियाँ साहब के जो आजकल वजीर हैं कुछ, जो उनके जाने पहचाने जाते हैं, यहाँ पर खबर आपके साथ शेयर करें, बड़े दिनों से थी मेरे पास में, याद नहीं रहा। एक ये भी मसला होता है, याद नहीं रहा, खबर बड़ी सारी थी, चलो अब आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया वाला हिसाब है कि इनके कुछ वजीर हैं जो इनके इन लॉयलिस्ट वो हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, वो आजकल यहाँ इस्लामाबाद की महफिलों में ये कहते पाए जाते हैं यार कि अगर 2/3 ना मिली मेजॉरिटी
तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो मुल्क के मसले हल नहीं होंगे। अगर आपने फिर भानुमती का कुंभा बना देना है 13 पार्टियों के साथ, तो आपने इकट्ठा कर देना है। जैसे खान साहब के साथ 5-6 पार्टियां उनके साथ मिला दी गई थी, इसी तरीके से आपको याद हो शहबाज शरीफ साहब के साथ हमने कोई यहाँ पे भानुमती का कुंभा बना, रोड़ा गाड़ा हमने इकट्ठे करके 13 पार्टीज का अलायंस बनाया। अगर मियाँ साहब के साथ भी यही कुछ हुआ तो फिर तो मजा नहीं आएगा, फिर तो मुल्क के मसले हल नहीं होंगे, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। सो दे आर सेंडिंग मैसेजेस टू द पावरफुल सर्कल्स। ये बड़ी अथेंटिक बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहना शुरू कर दिया है, जो एस्टेब्लिशमेंट के कुछ करीबी लोग हैं जो इनके भी जानने वाले हैं, उन तक ये बात पहुंचाना शुरू कर दिया है कि जो 2/3 होनी चाहिए। इससे कम पे ना मजा नहीं आएगा। मियाँ साहब को मजा नहीं आता इसके बगैर। आपको याद होगा जब 2013 का जिसपे इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते थे जनाब के इन्होंने धांधली करवाई थी, उन्होंने भी एक अभी 8-9 बजे का टाइम था। हाँ। तो मियाँ साहब ने रायमंड से ना विक्ट्री स्पीच दी थी, लाइव देखी थी, मुझे याद है। उस वक्त मैं दुनिया टीवी में था और हम वहाँ पे बैठे ये लाइव उसकी कर रहे थे, ठीक है, वो जो होती है सेशन वगैरह चला रहे थे। तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था भाई मुझे 2/3 चाहिए, 2/3 चाहिए। अभी 8 बजे तो वो कहते हैं पोलिंग खत्म हो गई थी, फिर किसने 2/3 दिलवानी थी आपको? तो उस पे डाउट्स की रेट हो गए थे कि मियाँ साहब किसको मैसेजेस भेज रहे हैं। हाँ। सो वो भी 2/3 भी लेके देखे, मियाँ साहब फिर भी 2.5-3 साल नहीं निकाल सके। उनको 1997 में जब ये फरूक लगारी साहब और जनरल जहांगीर करामत थे, उस वक्त बेबी को हटा अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ। बिल्कुल, उनसे भी उसमें करते लास्ट उस वक्त भी इनको 2/3 लेकर दी गई थी मियाँ साहब को 1997 में, वो भी 2.5 साल चली थी। 2013 में भी लेकर दी गई, वो भी 2.5 साल चली। आप एक दफा फिर कोशिश करके देख लें, हो सकते मियाँ साहब 5 साल पूरे कर लें। जस्ट यू नेवर नो। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन, माहिर कानून और तज्जिया निगार मुनीफ फारूक साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुनीफ साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस अभी क्लासेस आपने दिया है अबाउट नवाज शरीफ एंड हिज पॉलिटिक्स। मौजूदगी का फायदा उठाया, आपको हम ढूंढ रहे थे, 10 मिनट आप मिले नहीं हमें, उसका फायदा उठा लिया सर। मैंने अपनी दानिशमंदी कर ली थोड़ी सी, खबर भी दी और साथ में उन्होंने ये एनालिसिस भी दिया। अच्छा, आपसे ये सवाल करेंगे मुनीफ साहब कि ये बताएं कि पहले तो नवाज शरीफ के इस कमबैक के बाद जो उनकी पॉलिटिक्स की डायरेक्शन है उसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जब से ये इनका दौरा है बलूचिस्तान है, तकरीबन तमाम जो अहम सियासी रहनुमा हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने शमूलियत का ऐलान कर दिया है। तो ये किस तरह की हवा चल रही है और क्या कल्चर आपको नजर आ रहा है हमारे पॉलिटिशियंस का? देखिए, मेरे लिए कोई हैरान कुन बात नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब बेशक इस चीज से पीछा जरूर छुड़ाना चाहेंगे और ये उनका कंसर्न भी होगा कि उन पर ये दाग ना लगे कि वो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से इक्तदार में दोबारा आ रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट की मदद से दोबारा इक्तदार में आ रहे हैं। लेकिन एक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डिसअपेयर नहीं होती। जैसे पॉलिटिशियंस के बारे में कहा जाता है कि द पास्ट डज नॉट डिसअपेयर ऑन कमांड, पर्टिकुलरली फॉर द पीपल इन पावर। तो जो एक हिस्ट्री होती है वो नहीं गायब की जा सकती, और जो मौजूदा हालात में जो मारूजी हालात होते हैं वो तब्दील नहीं किए जा सकते। आज मियां नवाज शरीफ साहब को हासिल है सपोर्ट पूरे सिस्टम की, और जो बाप पार्टी के लोग उनके साथ मिल रहे हैं और जो बलूचिस्तान के अंदर अलायंस हो रही है, उसका एक मैं समझता हूँ एक एंगल ये भी है कि क्योंकि इस बात का एहसास है कि शायद पंजाब पूरी तरह से डिलीवर नहीं करेगा जो मियां नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं, तो वो अपने फ्लैंक्स को कवर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनकी पास कम से कम सादा अक्सरियत जरूर आ जाए। वो अलग बात है कि सिस्टम उन्हें किस हद तक उनके लिए आसानी पैदा करता है, आने वाले दिनों के अंदर उनके लिए किस हद तक आसानी पैदा होती है, ये तो डिपेंड करता है। अच्छा, ये जो हमारे सियासतदानों का कल्चर है मुनीफ साहब, अगर स्पेसिफिकली इसकी बात करें कि जिस तरफ की हवा होती है उस तरफ ये उड़ना शुरू कर देते हैं। पहले हमने देखा इमरान खान के साथ शामिल होते जा रहे थे, अब वो मियां नवाज शरीफ के साथ शामिल होते जा रहे हैं। जो एक नजरियाती पॉलिटिक्स होती है या जो एक पॉलिटिक्स होती है, चले नजरियाती ना भी हो, उसको ऐसा होना चाहिए। देखिए, नजरिए की तो मेरे नहीं ख्याल को सियासत में इतनी को अब अहमियत कम से कम है, और पावर पॉलिटिक्स में तो शायद बिल्कुल भी नहीं होती। मैंने जैसे पहले अर्ज किया, मुझे तो बिल्कुल मैं इससे कभी भी सरप्राइज नहीं होता। बाय एंड लार्ज सारी सियासी जमातें एक ही तरह की सियासत करती हैं और उसका मकसद पावर पॉलिटिक्स होता है, और मकसद ये होता है कि इक़्तिदार में कैसे आया जाए। और तो मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब भी वही कर रहे हैं, काफी अरसे बाद कर रहे हैं और बड़ी कामयाबी से कर रहे हैं। मुझे उसूल तो कभी भी जैसे सियासत के अंदर पार्टी यानी पायस होना, कोई नहीं ये क्लेम कर सकता कि वो बहुत पायस है, नेकोकार है। सियासत कट थ्रोट होती है, ब्रूटल होती है, और सियासत का फायदा इक़्तिदार हासिल करने के लिए ही लिया जाता है। मेरा नहीं ख्याल और कोई इम्पैक्ट क्रिएट कोई करना चाहता भी है। आज हर कोई यही चाहता है कि इक़्तिदार में वापस आया जाए और फिर शायद हालात वाक़यात को और मामलात को देखा जाए।
अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया सर। तो दो चार और सवाल से पहले मैं ज़रा इसी को आगे लेके चलते हैं। ये मुनीब भाई, आप ये कह रहे हैं कि सियासतदानों के नज़दीक ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आई फुली एग्री विद यू, बिल्कुल नहीं मैटर करती। और उनके नज़दीक मोरालिटी हो, इंटेग्रिटी हो, कोई कहीं पे कोई थोड़ा सा आपने बात की आइडियालॉजी, ये चीज़ें मतलब ये कहीं पे आके वो भी नहीं होती, दे स्टैंड नोवेयर। तो क्या 22-24 करोड़ आवाम में भी ये मैटर नहीं करती ये चीज़ें? मतलब एज ए नेशन के तौर पर, एज ए मुल्क है, ठीक है लोगों की डाइवर्स ओपिनियन होती है, डाइवर्सिटी इज़ द ब्यूटी ऑफ यूनिवर्स, फेयर इनफ। तो ये सारी चीज़ें फिर 24 करोड़ लोगों पे भी आती हैं कि हमारे नज़दीक भी ये मोरालिटीज़ हों, इंटेग्रिटी हो, कोई विजन हो, कोई नज़रिया हो, कोई मतलब है ये ओवरऑल सारे जिस तरफ लीडर चल पड़ेगा उसके फॉलोअर उसी तरफ चल पड़ेंगे, और भेड़ बकरियों की तरह कुएं में गिर रहे हैं तो कुएं में गिरेंगे, पहाड़ पे चढ़ना है तो पहाड़ पे चढ़ जाएंगे। सो इनका कोई किसी का इंडिपेंडेंट माइंड नहीं है। जो कल्ट है, जो लीडर है, जो उसने कह दिया गलत सलत ये वो किया वो ठीक है, ये अपनी अपनी मर्जी का। हमने एक लुटेरा चुना हुआ है, मर्जी मेरी का लुटेरा हो तो वो जिंदाबाद, आपकी मर्जी का हुआ तो मेरे, अगर मुझे मसला है, मुझे इतराज़ है, 101 चीज़ें होते हैं। सो पूरी कौम ने मर्जी के लुटेरे आपस में बांटे हुए हैं सर। सर मेरे ख्याल में इसको मैं जिस तरह से देखता हूँ कि अगर हमने मुकम्मल तौर पर कौम पे ही डिपेंड करना है, और अगर तो कौम की चॉइस रिफ्लेक्ट करनी है, तो फिर तो वो लुटेरे को सिलेक्ट करें या किसी कोई साधु संत हो उसे इलेक्ट करें, ये तो अवाम के ऊपर है फिर। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अगर देखा जाए, लोगों को अब इदराक है, बहुत से लोग अवेयर भी हैं, लेकिन अभी भी हमारे मुल्क में ज़ात बरादरी इन चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। रूरल हलकों में ख़ासतौर पर इलेक्शन किस तरह से लड़े जाते हैं, किस तरह से उनके रिजल्ट आते हैं, किस तरह से सियासी अलायंसेस बनती हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, मुद्दा इम्पोर्टेंट नहीं होता। और मुझे लगता है अब वो 90 और 2000 की दहाई भी शायद बहुत पीछे है कि डेवलपमेंट के नाम पे या काम के नाम पे वोट मिले। अब तो नैरेटिव के नाम पे वोट मिलेगा, मेरा ख्याल तो ये है। और जब तक जमहूरियत है, अगर देखा जाए तो फिर भारत को एंशिएंट डेमोक्रेसी, बरतानिया को एंशिएंट डेमोक्रेसी कहा जाता है, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में जो सिलसिला है उससे तो कम से कम यही जाहिर होता है कि लोग इलेक्ट करते हैं उन लोगों को जिनको वो इलेक्ट करना चाहते हैं। उनकी चॉइसेस के ऊपर मैं और आप सवाल जरूर उठा सकते हैं, लेकिन अगर कोई किसी जैसे हम कह रहे हैं चोर डाकू लुटेरे को इलेक्ट करना चाह रहा है, तो फिर मैं और आप सिर्फ उस पर मातम नहीं कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। वेरी ट्रू सर। अच्छा सर, आज टॉपिक थोड़ा सा तकलीफ दे है, लेकिन क्या करें, आप भी जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, हम भी करते हैं। आज सारा दिन आपकी और शेख रशीद साहब का जो एक्सचेंज हुआ है ट्विटर पे, तो वो ट्रेंड बना रहा है। शेख साहब भी ट्रेंड पे थे, आपका भी जवाब था। वो किसी ने वो कोट किया हुआ था, शेख साहब कहते हैं कि मुझे मुनीब फ़रूक साहब जब इंटरव्यू कर रहे थे तो उनके सामने मुझे मारा गया, तो मुनीब ने कहा भाई शेख साहब के साथ ये ना करें। जिस पे आपने कहा, आपने ट्वीट का जवाब, जब ये झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं, शेख साहब ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, जो बाद में वो चीज़ें भी सामने आई। सो व्हाट इज़ द रियल स्टोरी सर? हालांकि पहले भी था, लेकिन आज मैंने ये पूछना मुनासिब समझा। पहले मैंने कहा चलें, आपने खुद भी अपना उसको जवाब दे दिया था वीलॉग पे प्रोग्राम में, लेकिन हमारे प्रोग्राम में पहली दफ़ा मैंने कहा यह आपसे रिक्वेस्ट करके, क्योंकि आज का वाक़या है। तो व्हाट हैपेंड एक्चुअली हैपेंड सर, जब शेख साहब का इंटरव्यू किया आपने? सर देखिए, बड़ी सादा सी बात है। शेख रशीद साहब का इंटरव्यू हुआ उनके घर के ऊपर, और यानी वो बैरिया गोल्फ के अंदर घर था, वो उनका घर है या शेख राशिद शरीफ साहब, लेकिन वैसे एक घर होता है उसी के वो अंदर। मलिक रियाज साहब का, वैसे वो मेरा ख्याल है उनकी वो कॉलोनी है, वहीं पे रहते थे, उधर ही थे वो, जो मरी रोड पे जैन एक्सप्रेस वे पे राइट साइड पे पहाड़ के ऊपर। वो मलिक रियाज साहब ने इस तरह के कई उन्होंने जनरॉसिटी और वो सखीपन का मुजाहरे किए हुए हैं। हाँ, लेकिन वो प्रॉपर सोसाइटी है अंदर, उसमें और भी लोग आबाद हैं। हाँ वो है, विलाज हैं बने हुए जी जी हाँ जी। अब उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये था कि शेख रशीद साहब का इंटरव्यू हुआ। मेरे जाने से पहले वहां पर जब मैं वहां पहुंचा, मैंने मुकम्मल तौर पर बताया कि शेख रशीद साहब किस हालत में थे। वो मुझे बाहर पोस्ट में आके मिले और उन्होंने बाकायदा तौर पर मुझे वेलकम किया। हम अंदर गए, उन्होंने खाना ऑर्डर किया, खाना आया, गुफ्तगू हुई। शेख रशीद साहब मेरे जाने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले उन्होंने काफी सफ़े काले कर रखे थे, कुछ सफ़ों के ऊपर उन्होंने कुछ लिख रखा था, कुछ पे वो पिक एंड चूज अपनी शायद चीजें कर रहे थे कि उन्होंने क्या कहना है क्या नहीं कहना है। शेख रशीद साहब की टोटल जो कॉन्वर्सेशन थी वो एक ही चीज के गिर्द घूम रही थी कि मुझे जलील ना कीजिएगा, मेरी सियासत को दाव पे ना लगाइएगा, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ। वो तकरीबन 10 दफा उन्होंने मुझे यही कहा। तो मैंने कहा जी, मेरा मकसद नहीं है कि किसी ऐसे शख्स को जो कि किसी मुसीबत में हो तो उसको जलील करना या ख्वार करना।
मैं इतना जरूर कहूंगा कि शेख रशीद साहब बहुत ज्यादा ज़हनी दबाव में जरूर थे, क्योंकि जहां वो मेहमान थे वो मैं हर एक को बता चुका हूँ, एस्टेब्लिशमेंट के मेहमान थे। लेकिन शेख रशीद साहब को मारा पीटा किसी ने नहीं, ना मेरे सामने। और मैं जो कम से कम देखिए, एक नेकेड आई से आप अगर किसी को देखते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि अगर किसी को मार पड़ी हो या बहुत ब्रूटली किसी के साथ कुछ किया हो, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। और मतलब मुझे तो कम से कम बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। हाँ, उनके ऊपर ज़हनी दबाव बहुत था, उनका वजन कंसिडरेबली कम हुआ था, और शेख रशीद साहब को एक ही फिक्र थी कि उनकी सियासत को दाव में ना लगे और मैं उन्हें रंगेदने वाले सवाल ना करूं और मैं उनके साथ को गुंजाइश वाले मामलात करूं। तो मैंने कोशिश की अपनी तरफ से एक चीज साबित करने की कि जिस तरह मैं कर सकता था। बहुत से लोगों को उस पर एतराज होगा, लेकिन मैंने उस इंटरव्यू को इसलिए किया, और एज ए जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ आगे भी अपॉर्चुनिटी मिली तो हम में से कोई भी करेगा, कि अगर आप ये चीज साबित कर पाते हैं कि वो फ्री एजेंट नहीं थे, वो एक दबाव के तहत निकल कर आए थे। और मैंने उनसे, क्योंकि ये सारी चीजें इंटरव्यू में पूछी ना कि आपने कहा मैं चिल्ले पे था, मैंने कहा अच्छा चिल्ले के बाद फिर इम्तहान होता है, तो लगता है अच्छा ये इंटरव्यू आपका इम्तहान है। तो कासिम साहब, इतना भोला तो कोई भी नहीं है, हर एक को पता है मैं क्या साबित करने की कोशिश कर रहा था। मैं साबित यही कर रहा था कि वो जहां पर थे, जहां मेहमान नवाजी उनकी हुई, ये हालात थे और सारे मामला थे मेरे सामने। मैं जहां बैठा हुआ था तकरीबन 1.5-2 घंटे में उनके साथ रहा। उन्होंने खाना भी आराम से टिका के खाया, ना किसी ने उनको गाली दी ना मारा, बल्कि अपने मुलाजमों को बुला रहे थे, ये लेकर आओ वो लेकर आओ। तो मुझे समझ नहीं आती कि जो लोग वहां पर थे ही नहीं, पहले तो उन्होंने झूठ का पलंदा खड़ा कर दिया, फिर उसके बाद बहुत से ऐसे लोग थे और जिन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया, जिसके लिए मुझे तकलीफ इस हद तक हुई कि यार मैं अवेलेबल हूँ, कम से कम एक दफा मुझसे वेरीफाई कर लें। बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने मुझसे वेरीफाई किया कि यार ये खबर चल रही है, इसकी हकीकत क्या है। मैंने बता दिया कि इसमें कोई हकीकत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने फिर उसके ऊपर, उसी झूठ के ऊपर पूरी इमारत कंस्ट्रक्ट कर ली। उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं, मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि जो बात आप कह रहे हैं कि बीइंग ए जर्नलिस्ट, बाज़ दफ़ा तो जब आर्मीज जाती हैं, अफगानिस्तान में हमने देखा कि एम्बेडेड जर्नलिस्ट गए, इराक में गए, लिबिया में गए, बाकी चीज़ों पे जो कोई भी इन्वेडिंग आर्मी जा रही हो तो सम टाइम इन द नेम ऑफ रिपोर्टिंग जर्नलिस्ट जाते रहे, जिसमें तनकीद भी आती रही है बहुत सारे हलकों से। ये मतलब इंटरनेशनल इशू है, या कोई आपका मेरा या किसी और का नहीं है, लेकिन सामहाउ क्योंकि सवालात उठाते हैं, नई चीज़ें हुई हैं पाकिस्तान में, इससे पहले कभी नहीं था, और शायद पहले उस्मान डार साहब, सदाकत अब्बासी साहब, फिर आप वाला। सो इस तनाजुर में जब मेरा ख्याल है क्वेश्चन उठाए गए, जिसमें ऑफ कोर्स आपसे भी, आपके लिए भी वो जवाब देना और चीज़ें करना, बस सामहाउ। तो शेख साहब के साथ जैसे आपने कहा टाइम गुजारा, ये नाम आपका, नो ऑफेंसेस, ये शेख साहब ने दिया था कि ये मुनीब साहब करेंगे, कि उन्हें आप ही लगे सॉफ्ट स्पोकन, क्योंकि आप हमेशा कभी आपको शाउट करते नहीं देखा, कभी किसी से लड़ते नहीं देखा, महज़ब अंदाज में आप सवाल करते हैं, बात करते हैं। ये पिक जो किया गया था ये मुनीब फ़रूक साहब को शेख साहब ने किया था सर, कि उनको इंटरव्यू दूंगा मैं। मुझे शेख साहब का जो नंबर मेरे पास रजिस्टर्ड है मोबाइल के अंदर भी सेव है, मुझे तो कासिम साहब उनकी कॉल आई थी शेख साहब कि मैं आपको इंटरव्यू देना चाहता हूँ। मेरी जगह वो इंटरव्यू की कॉल आपको आई होती सहाफी, तो आपने भी वही करना था जो मैंने किया। और आपने भी एज ए जर्नलिस्ट कोई भी एक अपॉर्चुनिटी, अगर कोई कह रहा है कि मैंने इंटरव्यू देना है, तो मैंने उनसे कहा जी आप कहाँ पर हैं। उन्होंने कहा जी कि मैं इस तरह इस्लामाबाद हूँ और मैं अपने घर में हूँ। उन्होंने उनके अल्फाज से मैं अपने घर में हूँ, तो कब आप आ सकते हैं। मैंने कहा मैं तो जब आप कहेंगे कल आप आ जाइए, मैं आपको कल लोकेशन भेज दूंगा, बल्कि अभी मैं आपको भेज देता हूँ। थोड़ी देर बाद उनके मोबाइल से मुझे लोकेशन आ गई, तो उन्होंने कहा जी कल मैं आपका इतने बजे इंतजार करूंगा। और दौरान सफर भी मेरा राब्ता उनसे रहा, मैं थोड़ा लेट था, तो मैंने उन्हें मैसेज किया कि जी मैं लेट हूँ। फिर मैं जब वहां पहुंचा तो जो मैंने आपको बताया है वो सूरत हाल थी। ना किसी ने उन्हें मारा पीटा, ना कोई ऐसा लग रहा था कि उनको कोई मार पीट रहा है। हाँ, ये बात मैं सैकड़ों दफा कर चुका हूँ कि सबको पता था कि वो कहां पर हैं। तो पता नहीं लोग इस चीज के अंदर अचंभे में क्यों आ जाते हैं कि ये बड़े पता नहीं क्या हो गया। दूसरी बात, मैंने एक और बात जो कि कॉमन सेंसिकल है क्लासरा साहब जी, आप इसके ऊपर जरा गौर कीजिएगा। जो लोग शेख रशीद साहब को, या अगर कोई मुक्तदर हल्के शेख रशीद साहब को अपना मेहमान बना सकते हैं, तो वो कागज के पर्चे जो शेख रशीद साहब ने लिख रखे थे या उनके सामने थे और वो इंटरव्यू में पड़े रहे, क्योंकि मेरे लिए वो रेलेवेंट नहीं थे, क्या वो लोग वो पर्चे नहीं उठवा सकते थे वहां से? अगर किसी ने वाकई शेख रशीद साहब का इंटरव्यू माइक्रो मैनेज करना था, तो वो ये नहीं उठा सकते थे वहां से? ये कॉमन सेंसिकल बात है ना। एब्सोल्युटली। अच्छा सर, जब आपको शेख साहब ने किया, फोन किया, बात हुई,
तो डेफिनेटली आपने अपनी मैनेजमेंट को बताया होगा, सो उस पर डिस्कशन भी हुई होगी, डिबेट भी हुई होगी। सो व्हाट वाज द डिबेट एंड डिस्कशन इफ इट्स नॉट टू मच पर्सनल प्राइवेट, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ नहीं, कि मैं पीपल। आपको बड़ा सीधी सी बताता हूँ जी, मेरी मैनेजमेंट में क्लास साहब, सिर्फ जारी बात है जो मेरे हेड हैं चैनल के, उनको ये पता था कि मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू करने, और मैंने उन्हें कहा जी मुझे लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए। वो मैंने, क्योंकि मैं लाहौर में था, इस्लामाबाद ऑफिस में, मैंने उन्हें कहा जी मुझे वहां चाहिए, तो उन्होंने कहा जब आप जाएंगे तो आपको वहां से मिल जाएगी। इतनी गुफ्तगू हुई ना, मुझे किसी ने कहा कि आपने ये बात करनी है या ये बात नहीं करनी। मैं ये बात हल्फन कहने को तैयार हूं कि मैं जब वहां शेख साहब से बात करने के बाद मैंने एक सफेद पर्चे पे ना कुछ चीजें लिखी कि यार अच्छा मैंने ये करना है, क्योंकि शेख साहब बहुत अंदर एक ही बात पे स्ट्रेस दे रहे थे बार बार कि यार आप प्लीज मुझे ना रगड़िएगा नहीं, मुझे आपने रगड़ना नहीं है, मुझे मेरी चीजें ना याद कराइएगा, या इमरान खान ने जो कर दिया वो इमरान खान जाने, उनके काम जाने, मुझे आप ना इस मामले में ना, क्योंकि मेरी तो जी एक सीट की जमात है, मैं तहरीके इंसाफ में नहीं हूँ। बार बार एक ही बात कर रहे थे। शेख रशीद साहब से गुफ्तगू इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले मैंने एक सफेद कागज के ऊपर 3-4 पॉइंट्स लिखे, और अगर आप उस इंटरव्यू को देखें तो वो कागज मेरी गोद के अंदर वो फोल्ड हुआ ही पड़ा रहा। मैंने उसको देखा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अपने एक फ्लो में करना है, और क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनके ऊपर शेख रशीद साहब ने पहले ही कह दिया था जी कि प्लीज ये मेरे से ना पूछिएगा या ये मेरे से ना कहलवाइएगा। तो अगर कासर साहब दोबारा मैं आपको अर्ज करूंगा, अगर शेख रशीद साहब को किसी ने गन पॉइंट पे इंटरव्यू करवाना था तो फिर वो शेख रशीद साहब से तमाम बातें पूछते, तमाम सख्त बातें पूछवाते, और कहते कि जी नहीं शेख रशीद साहब ये भी बोलें, ये भी बोलें, ये भी बोलें। तो अब आप मुझे अंदाजा, मैं अब इससे ज्यादा और वजाहत वेरी ट्रू सर। अच्छा सर, उसके बाद जब इंटरव्यू ऑन एयर हुआ, चल गया सारा, शेख साहब ने फिर कोई आपको फोन किया, कोई अपना फीडबैक दिया इस जी? एग्जैक्टली 3 दिन बाद उनका फोन आया, और उनके अल्फाज से, मुनीब साहब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आधे पाकिस्तान ने मेरा इंटरव्यू देखा है, इसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए, और आपने मेरा बड़ा मान रखा है और मेरे बड़ी इज्जत रखी है, आपका बहुत शुक्रिया। मतलब सियासत, मतलब उनका सियासत और 2 सीटें बच गई, मतलब वो ये कहना चाह रहे थे जो आपको बार बार कह रहे थे, मुझे आपने मेरी सियासत बचानी और मेरा उसमें करनी सारी चीजों के। जी बहरहाल, अच्छा दूसरा जो आप बात करें, आज भी मेरी ट्विटर पे भी कोई लोगों से बहस हो रही थी कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम नाम लें जी, फलां के पास था, फलां के पास था, वो सदाकत अब्बासी साहब हूँ या उस्मान डार साहब हूँ या शेख साहब हूँ। तो मैंने वहाँ भी पॉइंट ऑफ व्यू दिया अपने ट्विटर पे, मैं कि मुझे ये बताएं जिनको वो ले गए थे, जिनके वो मेहमान थे, वो नाम नहीं ले रहे। मतलब मैं नाम ले लूँ जी कि मुनीब साहब के पास है शेख रशीद साहब, तो कल को मुनीब साहब कहें जी मेरे पास तो नहीं थे, जाए अदालत में साबित करके दे, तो रऊफ कहाँ से साबित करे? मतलब उस्मान डार साहब, सदाकत अब्बासी साहब, शेख रशीद साहब बताने को तैयार नहीं है। आप और मैं बताएंगे वो कहाँ पे थे, नहीं बताएंगे तो हम अच्छे जर्नलिस्ट नहीं है। तो भाई FIR उन्होंने कटवानी है जिनके साथ ज्यादती जुल्म हो रहा है, वो बताएं ना, आपको बता दें वो, उसके बाद वो शहद कामरान साहब को बताएं, वो आदिल शाहजेब को बताएं, उनको नहीं बताते, वो हमें कहते हैं कि आप बताएं। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट। मैं भाई जान उनको खुद कहने देना, कल को अगर मैं कह दूं, आप कह दें और शेख साहब आके कह दे जी ये तो झूठ बोल रहे हैं, मैंने तो कहा नहीं किसी को, हमें तो गए, हम तो ठोके फिर अदालतों में और सारी चीजों में। सर बात यही है ना कि वो हमारे जो दोस्त हैं बहुत से, वो पता नहीं, एक तो उन कई लोगों को तो खामखाई चिढ़ होती है, कई लोग फिर वो इंटेलेक्चुअली इतना इन्वेस्टेड है, मैं ये कहूंगा, मैं किसी के ऊपर और मैं उंगली कभी नहीं उठाता, इंटेलेक्चुअली इन्वेस्टेड है इमरान खान साहब के अंदर और उनके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो वो उनकी अब मसाइल और है, मैं उनको कुछ कह नहीं सकता। उनको लगता है कि बस सारी दुनिया की ज्यादती इमरान खान की जमात और उनके साथ ही होगी। वो तारीख को भूल जाते हैं बड़ी कन्वीनियंटली, कहते हैं जी नवाज शरीफ को जी एस्टेब्लिशमेंट कंधे पे बिठा के ला रही है, तो जो इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट अपने घोड़े पे बिठा के लाई थी वो किसी को याद नहीं है। तो आप आज की गलती को गलत तब कह सकते हैं क्लासा साहब, अगर आप माजी की गलती को गलती तस्लीम करें। वेरी ट्रू। जब आप वो नहीं करेंगे तो फिर आप आज की गलती को गलती कहने का हक आपके पास नहीं है। अच्छा लास्टली सर, आपने बड़ी, हालांकि बड़ा दिल चाह रहा है आपसे पूरा प्रोग्राम करें हम, ये जो मतलब है खान साहब की सियासत का मुकाबला नवाज शरीफ साहब से नहीं किया जा सकता। इन ए सेंस मेरा व्यू है कि वो 40 साल से खड़े हैं, वोट को इज्जत दो, एस्टेब्लिशमेंट से लड़ते रहे, झगड़ते रहे, तकरीरें करते रहे, सब कुछ करते रहे। खान साहब का 2018 में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर घोड़े पे चढ़कर आना इक़्तिदार में समझ में आता है। उस वक्त जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज साहब की बहुत सारी उम्मीदें थी, किसी ने एक्सटेंशन लेनी थी, किसी ने चीफ बनना था 2022 में, फेयर इनफ डील थी जो कुछ भी था। लेकिन नवाज शरीफ साहब का वो 3 दफ़े वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं ऑलरेडी, उनके पास उनकी प्लेट में बहुत कुछ था। उनका ये सारी डील्स करना, मिल मिला के करना, वोट को इज्जत दो, एस्टेब्लिशमेंट वाली बातें, सब कुछ उनका रिवर्स करके इतने बड़े कंप्रोमाइजेस करना,
तो यू थिंक ये जस्टिफाइड था? कम से कम नवाज शरीफ साहब को किसी जगह खड़े होना चाहिए था, कोई लाइन ड्रा करनी चाहिए थी। अमिताभ बच्चन वाली जो लाइन है कि लाइन तो वहीं से शुरू होते जहां से हम खड़े होते हैं। मियां साहब तो उसी लाइन पे गिर पड़े हैं सर, खड़े क्या होते वो? बात ये क्लासा साहब, इसके दो जवाब हैं। एक ये कि जो मुल्क नेशनल सिक्योरिटी स्टेट होता है उसके अंदर ये लाइनें नहीं लगाई जा सकती, ठीक, क्रूड रियलिटी है। दूसरी बात ये कि जो लोग पावर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और इक़्तिदार में आना चाहते हैं वो फिर लाइनें ये नहीं लगा सकते। मियां साहब कुड हैव बीन अ रेवोल्यूशनरी कि यार मैं 3 दफा वजारत उज़्मा कर चुका हूँ, अब मैं सिर्फ उसूल की सियासत करूंगा और सिविलियन बालादस्ती की बात करूंगा, बेशक उसकी कीमत ये हो कि मेरी या मैं या मेरी जमात कभी इक़्तिदार में ना आ सके। वेल सेड। वो इसको करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स, खासा साहब मैं तो बड़ा कुन-ज़ेन आदमी हूँ, आप ज़हीन आदमी हैं। पावर पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट opportunism. It's all about seized opportunities and missed opportunities. That's it. It all boils down to timing. It all boils down to expedience, opportunism, brutality, and no piety at all. Bas. This is my analysis. नहीं, बड़े खूबसूरत बातें की आपने सर। थैंक यू वेरी मच मुनीब। इट वाज रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। थैंक्स इंडीड। हमारे साथ मौजूद थे, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से। डॉक्टर नुमान नियाज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे कि जो आज चेंजेस हमने देखी हैं होती हुई, एक तो ये किस हद तक वो वाली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे या जिससे कोई रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे, और दूसरा थोड़ा सा और भी इशूज़ के ऊपर बात करेंगे क्रिकेट से रिलेटेड। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है सीनियर रिपोर्टर कंबर जैदी। कंबर, आपसे हम बात करेंगे आज जो सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की समाअत हुई है, उसमें आज शेख रशीद पेश हुए और सख्त किस्म के रिमार्क्स आए हैं जजेस के सामने। क्या डिटेल्स हैं? देखें, आज जो बेसिकली सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि हुकूमत ने एक तो कमीशन बना दिया है फैजाबाद धरना केस में। तकरीबन 11 TORs हैं जिसपे इस कमीशन ने ऑपरेट करना है और इस पर फैजाबाद जजमेंट में इम्प्लीमेंटेशन करानी है उसकी। तो सबसे ज्यादा आज जो बड़ी डेवलपमेंट है वो तो ये कमीशन की है। और आज जो रिमार्क्स सख्त आए हैं वो जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से आए हैं, जिन्होंने कहा है कि इस कमीशन को पावर होगी कि इसमें पेश भी हो सकते हैं लोग, और पेश ना होने पर चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि गिरफ्तारी का भी इख्तियार रखता है। आपने जो कमेटी बनाई थी वो कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ थी। कमेटी के पास इख्तियारात नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कंबर, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि मेन जो इसमें वो हैं, क्या कहना चाहिए सर, पार्टीज हैं जिनको मतलब पार्टी बनाया हुआ है, उसमें एक तो साबिक DG ISI हो गए जनरल फैज, साकिब निसार साहब का भी मेरा ख्याल है नाम आ रहा था। मैं कोई इस तरह की चीजें भी हो रही थी। सर इसमें बेसिकली एक एक्स चीफ जस्टिस, एक्स प्राइम मिनिस्टर और इसके साथ जो है एक्स आर्मी चीफ, ये 3 वो अशखास हैं जिनको अबसार आलम साहब ने लेटर लिखे थे और आज अदालत में इसी तनाजुर पे बात भी और उनको कमेटी ये इंक्वायरी कमेटी बुला ले कि उनको आर्मी चीफ, एक्स DG ISI, एक्स प्राइम मिनिस्टर, दे विल बी समन्ड बाय दिस कमेटी। नहीं आएंगे तो आप ये कह रहे हैं गिरफ्तारी हो सकती, गिरफ्तारी का ऑर्डर करके गिरफ्तार करके लाया जाएगी। देखिए ये आज जो जज साहब ने रिमार्क, चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क दिए उसमें उन्होंने यही कहा है कि इंक्वायरी कमीशन को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो इनको बुला सकते हैं, और नहीं आने पर इंक्वायरी कमीशन के पास ये भी इख्तियार है कि उसको समन कर सकते हैं। वो बेसिकली उस तनाजुर में कह रहे थे कि आपने जो कमेटी बनाई थी हमें वो इस वजह से काबिल कबूल नहीं थी कि कमेटी के कोई उस तरह से इख्तियारात ही नहीं थे। लेकिन जुडिशियल पावर, आप ये कह रहे हैं कि वो जुडिशियल पावर्स होंगी इस कमीशन के पास? उस कमीशन के पास जो 1917 एक्ट, कमीशन एक्ट जो है उसके थ्रू जो पावर्स होंगी वो डेलीकेट करेगा और उसमें बाकायदा बुलाने का इख्तियार होगा, और ना बुलाने पर अरेस्ट वारंट जो है वो बिल्कुल जारी किए जा सकते हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद ये ऑब्जर्व किया। तो कौन से वैसे बिग, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, यू आर गिविंग वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कौन से नाम हैं जो आप तो क्योंकि कोर्ट को बड़ा रेगुलर कवर करते हैं, जिनको नोटिस जा सकते हैं कि आप कमेटी के सामने आए, और अगर ना आए तो उनके आप बता रहे हैं कि समन या वारंट जारी किए जा सकते हैं? देखिए सबसे पहला जो सबसे बड़ा मेन नाम है वो जनरल फैज का है, जो कि साबिक DG ISI रहे हैं, जिनके गिर्द तमाम केस ये रिवॉल्व कर रहा है। और उसमें सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन जो कि आज स्पेशली TORs में इंक्लूड कराई गई है वो ये वाली ऑब्जर्वेशन है कि साइमल्टेनियसली क्या ये इंटेंशनल था कि इतने लोगों ने दरखास्त दायर कर दी और उसके बाद इनके अलावा कंबर, ये हम डिटेल में बाद में जाते हैं, जस्ट इसमें और कौन से नाम है बिग नेम, ताकि जस्ट फॉर लोगों को, अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर को देखें तो उस टाइम
अफसार आलम कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी थे, वही थे। मोहम्मद नवाज शरीफ, वो जी, शाहिद जी। खाकान अब्बासी थे, और नवाज इसके- शरीफ नहीं थे। यस, इज जी, राइट। और इसके अलावा जो है फिर उन्होंने तो आर्मी चीफ को भी लिखा था, जनरल बाजवा को भी समन कर सकती है। फिर ठीक। अगर आज की 3 ऑब्जर्वेशन जो चीफ जस्टिस और जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह की देखें, उन्होंने कहा कि ये जो 3 खतूत लिखे हैं, इनमें बुला के क्या पता कमीशन को इंक्वायरी करनी पड़े तो वो करे। लेकिन अब मामला आपने कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस जो हैं उनको भी बुलाया जा सकता, उनका क्या रोल में? चलो आर्मी चीफ की, डीजीआईएसआई की, प्राइम मिनिस्टर को समझ आती है कि जनाब के दबाव आ रहे थे, प्रेशर आ रहे थे, लिहाजा अफसार आलम साहब ने लेटर लिखे। वो उनसे जो आप बता रहे साबिक चीफ जस्टिस उस वक्त जो थे जस्टिस, सर अफसार आलम साहब ने साबिक चीफ जस्टिस को भी लेटर लिखा था कि इस मामले का नोटिस लें। तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं स्टेट के, उनको जो है लेटर लिखे गए थे और इस मामले पर एक तो 4 साल से इसकी सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, उस मामले पर भी बुलाया जा सकता है, कमीशन चाहे तो इंक्वायरी कर ले। आज भी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि इसमें अकाउंटेबल होना चाहिए, अगर 4 साल से नहीं हुई किसी को बुला के पूछ ले। जस्टिस साकिब निसार थे, उनको बुला के पूछा जा सकता है कि इसमें एक तो इंक्वायरी वाला मामला, दूसरा कि आपको अगर खत लिखा गया था तो उस पर क्या कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी आपकी, कोई एक्शन लिया अच्छा, था या दो नहीं, सवाल या फिर ये सर, दरख्वास्त- 2 सवाल लास्ट। एक तो ये है जी, कि जी। या ये जो इंक्वायरी कमीशन होगा इसकी पब्लिक हेयरिंग होगी, मीडिया जा सकेगा, जब वहाँ विटनेसेस आएंगे, बुलाया जाएगा, सवालों जवाब होंगे, क्या ये ओपन होगा या एक बंद कमरे में बैठ के 3-4 मेंबर बैठेंगे जो विटनेसेस आएंगे? जैसे माजी में हमने देखा डॉन लीग्स की इंक्वायरी ऐसे हुई, इससे पहले ये ओबीएल वाला जो मसला था एबटाबाद वाला, वो इसी तरीके से हुआ कि कमेटीज़ का, या बाकी हमने देखा सलीम शहजाद वाला केस हुआ, इस तरह की चीज़ें। तो ये ओपन होगी मीडिया के लिए या क्लोज डोर होगी इंक्वायरी जो है? सर इस पर जो है ना, अफसार आलम साहब ने लास्ट उनकी समात पे यही अर्ज किया था चीफ जस्टिस के सामने कि सर इसकी लाइव कवरेज दिखाएं। जैसे आपने अपने प्रोसीजर एक्ट की लाइव कवरेज दिखाई जिस पे आप समात करे थे, इसकी लाइव कवरेज हो, आवाम को पता लगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने बिल्कुल आप कह सकते हैं कि उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया कि ये उनका काम नहीं है, अदालत अपना काम सिर्फ करेगी और जो लोगों का काम है यानी विफाकी हुकूमत का काम है वो करना चाहे तो करे, नहीं अच्छा, करना चाहे तो अफसार ने अदालत आज एक और बात की सर, अफसार आलम साहब ने एक बड़ी अहम बात और की। उन्होंने कहा जिन अफसरान को आपने लगाया है, ठीक है, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ वो इंक्वायरी कर रहे हैं, जिनको उन्होंने बुलाना है, आर्मी चीफ, डीजीआईएसआई या चीफ जस्टिस जो हैं, उसके मुकाबले में तो ये कंपैरेटिवली मतलब सिविल सर्वेंट्स हैं, एक्स आईजी हैं या इस तरह के लोग हैं, तो वॉन्ट दे भी अंडर प्रेशर कि इतने बड़े बड़े लोगों को बुला के क्या वो फेयर क्वेश्चनिंग कर सकेंगे? या शायद अफसार चाहते होंगे कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो बैठ के इसको प्रिजाइड ओवर करे, बेशक मेंबर आप 3-4-7 जो हैं वो रख लें, सिविल सर्विस से रखें, पुलिस से रखें, जिस तरह रखें। जी क्लास साहब, ये बड़ा जेन्युइन कंसर्न था अफसार आलम साहब का कि आप क्या इन लोगों से इंक्वायरी करा रहे हैं, इन लोगों के अंडर आएंगे भी, उनको सुना भी जाएगा। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा देखें कि वो अब सिविल सर्विस में नहीं है। वैसे तो अगर सिविल सर्विस में होता है तो होता है कि उसे प्रमोशन मिलनी, आगे उसका कोई इंटरेस्ट होता है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो ऐसा करेंगे कि जिससे हम जो है वो कमेटी की रिपोर्ट जो है उसमें असल में एक साइकोलॉजिकल दबाव रहता है सिविल सर्वेंट पे, वो जो भी हो कि चीफ जस्टिस को कैसे पूछ सकता है, आर्मी चीफ, डीजीए से। हमने तो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ये 3 बड़े ओहदे जो हैं उनका पाकिस्तान पे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी रहा है ना। तो मेरा ख्याल वो इस सेंस में अफसार कह रहे होंगे कि एक सिविल सर्वेंट सारी उम्र इन ओहदों की वो करता रहा है, सबमिशन करता रहा है उनके आगे, यस सर, माय लॉर्ड, जी सर। तो अब वो कैसे उनको कहेगा इधर है जी मेरे ये 10 सवाल तो बताएं? तो मेरा ख्याल अफसार के जहन में ये होगा। ही वाज क्वाइट राइट, लेकिन सर ये बात है कि अदालत भी एप्रीहेंशंस पे तो ऑर्डर नहीं कर सकती, ये सोच के कि ये बुला नहीं सकते या कार्रवाई नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि पहली बात तो ये हमारा इख्तियार ही नहीं है, ये हुकूमत ने बनाया है। 184(3) के जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह ने ऑब्जर्व किया कि 184(3) के अंडर हमारी पावर्स बहुत लिमिटेड हैं। हम हुकूमत को ये नहीं चाहते डिक्टेट करें कि कमीशन में ये बंदा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने बड़ा क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि ये अगर हम अभी से फट करके बैठ जाए कि ये लोग नहीं कर इनको सकते, कितने तो ये महीने, अपनी लास्ट कमेंट सर, ऑर्डर नहीं दे लास्ट सकते। कमेंट कम्बार, इनको कितना अरसा दिया गया, कितने महीने में रिपोर्ट इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को देनी है? सर ये 22 नवंबर को दोबारा इस केस की समाअत होनी है। इस दौरान इन्होंने एक तो TOR जो है वो जो दुरुस्त करनी है, अमेंड करके बतानी है। 2 महीने जो है वो मांगे गए थे और वो जो 22 जनवरी, सॉरी मैं कोट कर रहा हूँ, तो वो जो है चीफ जस्टिस की जानिब से दिए गए हैं। लेट्स सी कि इसकी रिपोर्ट कब आती है। तो फिर चीफ जस्टिस ने बाकायदा ये कहा है कि इसकी रिपोर्ट जैसी आएगी वो पब्लिक होगी
और लोगों को पता लगेगा कि इसमें क्या हुआ है। और चीफ जस्टिस ने आज जो इंपॉर्टेंट डिमांड्स दी हैं उसमें ये भी है कि ये सारा जो कार्रवाई है ये आई वॉश भी बन सकता है और ट्रेंड सेटर भी बन सकता है। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि ये किस बहुत तरफ शुक्रिया जाएगा, कमर ट्रेंड सेटर आपका। की तरफ उनका इशारा था। बहुत शुक्रिया कमर ने ब्रो, बहुत थैंक यू। कॉम्प्रहेंसिवली हमें सारी जो डिटेल्स हैं आज की वो बताई हैं। और ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। डॉक्टर नुमान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे साथ डॉक्टर नुमान साहब मौजूद हैं, ही इज़ क्रिकेट एक्सपर्ट, और इनसे हम बात करेंगे क्रिकेट की एक्सपर्टीज़ के हवाले से, क्योंकि जब ये वर्ल्ड कप अभी हमारे मेरे ख्याल से गालिबन 2 या 3 मैचेस हुए थे, तो उस वक्त उन्होंने कह दिया था कि ऑस्ट्रेलिया की जो कप्तानी है वो मैं बाबर आजम को करते हुए नहीं देख रहा, ऐसे जो है ही कहा ऑस्ट्रेलिया था, की ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, कप्तानी नहीं कि मतलब ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के की जो सीरीज आने वाली है दौरे पे जाएंगे तो उस पे बाबर आजम कप्तान जी, नहीं होंगे। कप्तान नहीं देख रहे उनको। और फिर परसों भी जब प्रोग्राम हुआ, डॉक्टर साहब ने काफ़ी डिटेल से बातचीत की। डॉक्टर साहब वेलकम करेंगे आपको शो में। अस्सलाम वालेकुम। ऑलवेज अ प्लेजर। वालेकुम सलाम रऊफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपने ये बात की थी, आज जो चेंजेस हमने देखी हैं, बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया, देयर आर अदर चेंजेस एज वेल, आपको कैसी इंकरेजिंग चेंजेस लग रही हैं ये, और जिस जिस डायरेक्शन में जा रही हैं इट्स राइट डायरेक्शन? रबिया, एक तो राइट और रॉन्ग डायरेक्शन तो आपको स्मिथ का पता चलेगा जिस वक्त हम आगे चलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पर्सनलाइज करके ये सारी चीजें हुई हैं बैक एंडेड। और इस वक्त अगर आप गौर करें लॉजिकली कि एक तो ये जो पीसीबी की मैनेजमेंट है जिसको हेड कर रहे हैं जकाशा साहब, इनके पास कोई अलाउंस, कोई पावर, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है कि वो कोई मेजर चेंजेस कर सकते। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग ये था कि अगर बाबर आजम रिजाइन ना करते और स्टेप डाउन ना करते तो इनके पास इतनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नहीं थी कि ये इनको हटा पाते। और अगर आपने देखा हो तो जो मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडबर्न, उनसे जो आज मुलाकात की और सुना कि काफी गुस्से में मुलाकात हुई और आधी मीटिंग छोड़ के चले गए कि मेरी और मीटिंग है, और उनको कौन छोड़ कर चला गया सर? ये कौन छोड़ के? जकाशा साहब, आप कह रहे हैं गुस्से में हैं। हाँ, उन्होंने कहा जी, उन दोनों को कहा कि जी अब आप पाकिस्तान टीम के साथ नहीं रहेंगे और आपका हम दूसरा रोल डिफाइन करेंगे जो कि नेशनल, ये जो इनकी क्रिकेट एकेडमी एनसीए वगैरह में। अच्छा, अब उन्होंने यहाँ तक बात हुई कि उन्होंने मिकी आर्थर को कहा कि हम हटाना चाहते हैं, तो मिकी आर्थर ने कहा पूरा हटाएं, जिसपे ये जवाब दिए बगैर चले गए। सो दिस क्लियरली शोज कि ये एक पर्सनलाइज्ड और प्री मेडिटेटेड डिसीजन था। अब इम्पोर्टेंट क्या चीज है जो कि रऊफ भाई भी मुझे बेल आउट करेंगे कि आपका जो अगला वनडे इंटरनेशनल है, ये वर्ल्ड कप वनडे का था, वो अब अगले साल है और टोटल 9 या 10 आपके वनडे इंटरनेशनल हैं। अभी आपकी टेस्ट सीरीज है जिसकी कप्तानी बाबर आजम जो कर रहे थे श्रीलंका में, वो दोनों टेस्ट मैच 2-0 जीत के आए थे आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का जो आगाज हुआ है पाकिस्तान का इन श्रीलंका इन जुलाई। ठीक है। अच्छा, अब क्या ये टाइम था कप्तानी बदल के क्या अचीव करेंगे हम? इसमें आपको मैं एक और बहुत खुली बात करूंगा। मुझे ये बताइए कि 1992 में इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता, अभी टीम सिंगापुर पहुंची थी, तो उन्होंने रिबेलियन सेंस करना शुरू कर दिया पेमेंट इश्यूज पे और शौकत खान के इश्यूज पे, और उसके बाद वो कप्तान नहीं रहे और वो रिटायर हो गए 92। 96 में वसीम अकरम कप्तान थे, उनको हटा दिया गया और 96 से 99 तक आपको अगर याद होगा झुरमुट लग गई थी कप्तानों की, रमीज, सईद अनवर, मोइन, राशिद लतीफ, आमिर सुहेल, ये सारे कप्तान आए। 99 में रिस्टोर हुए वसीम अकरम, पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा। लास्ट टाइम जब आप फाइनल में पहुंचे थे दैट वाज इन 1999 और आपने उनको सैक कर दिया। उसके बाद 2003 में वकार यूनुस गए, वो सैक हो गए। 2007 में इंजमाम गए, वो सैक हो गए। 2011 में शाहिद अफरीदी गए, वो 2015 में नहीं थे, मिसबाउल हक थे। 2019 में सरफराज थे, वो सैक हो गए। और आज बाबर आजम जो 2023 टेक्निकली सेकंड कहूंगा क्योंकि ही वाज बीइंग फोर्स्ड इनटू दिस रेजिग्नेशन। अब मुझे ये चीज उनको टेस्ट की कप्तानी ऑफर की थी जकाशा सर ने। अच्छा सर, एक बात बताएं सर, डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी कि आपकी बात काटूं, बड़े अहम फैक्ट्स एंड फिगर दे रहे हैं। इतने बड़े डिजास्टर डिबाकल के बाद कोई कप्तान हो, वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, कौन बाबर के किसी ने कोई खेल पे तो कभी नहीं उन पे किया। जो क्वेश्चन आप भी हमारे जब स्टूडियो में थे, आपने भी बड़े इंतहाई माइल्ड लफ्जों में ये कहा था कि उनमें मतलब बहुत सारे आम पाकिस्तानियों को नजर नहीं आता ग्राउंड में कि कोई कप्तानी चली। आप और मैं नहीं कह रहे, बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं लोग वो भी कहते हैं। तो जब इतने बड़े डिजास्टर के बाद मतलब बहुत सारे लोगों ने ये कहा, तो बाबर साहब को खुद नहीं एक्सेप्ट कर, जो उन्होंने की भी है मेरा ख्याल है जिम्मेदारी कि जी मैं उसको कबूल करता हूँ कि मैं इसको हटता हूँ, किसी और बंदे को आने दो। ये दुनिया भर में कल्चर होता नहीं है कि आप जाते हैं बड़े बड़े प्ले
खेलते हैं टूर्नामेंट्स वगैरह, फेल हो जाते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके किसी और को मौका देते हो, इसमें कौन सी ऐसी बुरी बात है सर? ओके, एक तो हमारा ये कल्चर नहीं है, मैंने भी आपको सारी इट्स ऑलवेज फर्स्ट बात टाइम कही। डॉक, इट्स ऑलवेज फर्स्ट टाइम, तो अभी वो कल्चर okay. बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो अच्छा ओके, मैं ऑन एयर आपको कह रहा हूँ कि इट विल नॉट बी द फर्स्ट टाइम एंड इट विल नॉट परसिस्ट एंड सबसेस, ये फेवरिज्म होता है। अच्छा, अब मुझे बताएं, मेरे दो आपसे आर्गुमेंट्स हैं कि आपने ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया, तो 1999 से लेके आज तक वो एक सेमीफाइनल खेले हैं वर्ल्ड कप का 2011, 24 साल में, तो ये तो डिजास्टर 24 साल से हो रहा है। इसका मतलब है कि प्लेयर्स जितने भी रिस्पॉन्सिबल हैं, आई एम नॉट व्हीलिंग आउट बाबर, बाबर कभी भी कप्तानी के लिए कट फॉर था ही नहीं to lead Pakistan across all three formats. He was a wrong choice. He's a brilliant batsman. He's a world-class batter, but he's not a leader. He's not the strategic मेरे mind. को He's रमीज not a राजा ने thinker. नहीं बनाया था उनको कप्तान, अगर मैं गलत नहीं कह रहा था, उनके दौर में बने थे या नहीं क्या सर, उससे नहीं नजम सेठी साहब थे? नहीं सर, नहीं या नजम सर, सेठी ये साहब? बने थे, मैं आपको बताता हूँ, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 सेमीफाइनल था इंडिया के साथ मैनचेस्टर में, सरफराज अहमद ने टॉस जीत के इंडिया को खिला दिया था, जबकि उस वक्त के आपके जो लीडर होते थे उन्होंने कहा था कि ये बिग मैचेस में पहले बैटिंग करनी चाहिए। वहां से वो ज़ेरे अताब आए एंड ही वाज सैक्ड बाय वसीम खान एंड एहसान मानी, और इन्होंने फिर थ्रू वन एक्स पाकिस्तान कैप्टन मैसेज पहुंचाया था ऑस्ट्रेलिया में बाबर को कि यू विल बी कैप्टनिंग अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। तो ये 2019 में कप्तान बने थे। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज जो शाहीन अफरीदी को उन्होंने बनाया है, जो आप भी कहते रहे हैं कि ही इज़ नॉट 100% फिट और फास्ट बॉलर, दुनिया भर में अगर मैं थोड़ी सी गेम के बारे में थोड़ी सी कोई लिटल नो हाउ है, यूजुअली बैट्समैन जो होते हैं उनको कैप्टन बनाया जाता है, क्योंकि फास्ट बॉलर किसी वक्त इंजरी का शिकार हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो शाहीन अफरीदी साहब को एज ए कैप्टन के तौर पर वो कहा भी जा रहा था, उनके लिए लॉबिंग हो रही है, सब हो रही है। डू यू थिंक ही इज द राइट चॉइस फॉर T20? इस पे करेंगे तो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये भी अगर आपको रहू भाई याद हो, मैं आपको इंडिकेट कर गया था कि बोर्ड डायरेक्टली किससे कांटेक्ट में था इन इंडिया जब वर्ल्ड कप ये खेल रहे थे। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज है शाहीन अफरीदी, एक तो इनकी पेस कट डाउन हुई है, ठीक है, बहुत बड़ा परफॉर्मर है, बहुत अच्छा फास्ट बॉलर है, 2 PSL चैंपियनशिप जीता हुआ लाहौर कलंदर से। वी आर नॉट सेइंग कि कप्तानी का एक्सपीरियंस नहीं है। क्या ये 19, 20, 22 इकट्ठे सक्सेसिव T20 इंटरनेशनल खेल पाएंगे जो कि सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट होंगे? अच्छा, दूसरा, हम कंफ्यूज बहुत जल्दी कर देते हैं। शादाब खान वनडे इंटरनेशनल में एक्सपोज हुआ, लेकिन T20 क्या वो लाइन कर डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही है जी, लाइन ड्रॉप हुई है। लाइन ड्रॉप हुई है। डॉक्टर साहब बड़ी अहम बातें बता रहे। मेरा जो है ना थोड़ा सा, हमारी टीम के, हमारे पाकिस्तानी टीम के ना, पाकिस्तानी लोग ना बड़े जनरस हैं हम। टीम जब हार रही थी और बुरे तरीके से हार रही थी, पूरी कौम नाराज थी कि देख ये लड़कों ने क्या कर दिया। और मैं इस पे बहुत सारे पढ़े भी हैं। आपको करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, आप अर्न करते हैं, अब प्रोफेशनल लेवल पे खेलते हैं। अब आप ये कहें जी इंडियन वहाँ पे नारे लगा रहे थे, मिकी आर्थर ने कहा था कि जहाँ जीते जीते वो क्या जीवे जीवे पाकिस्तान का नारा नहीं लग रहा इसलिए हम हार गए। यू आर प्रोफेशनल, मतलब 22 करोड़ में से आपको 11 लोग आप सेलेक्ट किए जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं। अगर वहाँ पे इस तरह की परफॉर्मेंसेज आप देते कौन ना, क्योंकि पाकिस्तान की अगर किसी को खुश कर सकता है जो गेम है वो क्रिकेट है, जिसकी वजह से लोग जिनको रिलीफ मिलता है, बाकी तो एरिया ऑफ हमने देखा हुआ है। लेकिन किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, उन्होंने जनाब कि बाकी कौन से एरिया हैं हमारे वो बड़े टॉप पे जा रहे हैं और जनाब ये क्रिकेट नीचे आ गया तो हमें दुख लगना शुरू हो गया। बाकी तो 19-20 हमारा इंडिकेशन जो है यही चल रहे हैं। डॉक्टर साहब साथ मौजूद आप हैं। पूछें डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिएगा। आप शादाब के बारे में बात कर रहे शादाब थे। खान T20 में आपने कप्तान बना के भेजा अफगानिस्तान की सीरीज में, उसके बाद अब वो कहाँ चला गया? वो आपके पर्सपेक्टिव में से क्यों हट गया? क्या वो मिकी आर्थर को बहुत पसंद है इस वजह से हट गया? क्या पर्सनैलिटी ओरिएंटेड है? क्या शहनशाह अफरीदी अभी एक अपनी इंजरी कंप्लीट रिहेबिलिटेट होके परफॉर्मेंस पे फोकस करना है? वर्ल्ड कप में उन्होंने आउट जरूर किए, किस स्टेजेस में आउट किए? क्या वो बीच के ओवर में आउट करते रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके? नहीं करते रहे। सो क्या वो सस्टेन करेंगे इन प्रेशर्स को? सो ये सोचना चाहिए था कि आप डॉक्टर साहब आपने बड़ा करीब से इन तमाम चीज़ों को देखे, आखिर इस कप्तानी में कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी है कि वो समझते हैं कि अगर हम कप्तान ना बने तो हमें बड़ा खिलाड़ी नहीं माना जाएगा? मतलब अगर मैं गलत नहीं कह रहा, प्लीज करेक्ट मेरी बात। जेफ थॉमसन कप्तान नहीं बने, मेरा ख्याल डेनिस लिली नहीं बने, मेरा ख्याल माइकल होल्डिंग नहीं बने, शोएब अख्तर हमारे बहुत बड़ा स्पिन स्टार बिग नेम वो नहीं बने, और भी नाम ले सकता हूँ, सरफराज नवाज अगर मैं ठीक कह रहा हूँ वो नहीं बने, लंबी लिस्ट है। तो उसके बाद उनकी शान में कमी हो जाती है कि मैं कप्तान नहीं बना, लिहाजा उसके लिए लॉबिंग है, टीम के अंदर लड़ाई फड्डेबाजी, या ये कप्तान को कमरा अकेला मिलता है टूर पे लिहाजा उसके लिए लड़ाई होती है कि मैं शेयर नहीं करूंगा। जस्ट ऑन अ लाइटर नोट।
आपने बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है सर एक तो सैफी भाई ने सरफराज नवाज ने एक मैच में कप्तानी की हुई वो है, तो मतलब चलो स्टैंड, वो कहते हैं स्टैंड अच्छा, इनके लिए हो हाँ, जाते हैं लेकिन लंबा। इंटरेस्टिंग सवाल है इसमें। देखें कप्तान, ये जो आपने जितने भी नाम लिए ये परफॉर्मर्स थे, हाई Yes. ऑन सेल्फ बिलीफ थे, और ये एंटरटेनर्स थे वर्ल्ड क्रिकेट के। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अब कप्तानी क्यों होती है, इसमें सिर्फ कप्तान नहीं होता, अब इसके पीछे बहुत सारे लवाजमात आ चुके वो हैं। जरा बताएंगे बहुत सर सारे- क्या क्या है बहुत लवाजमात, सारे- ताकि कौन समझे जरा। बहुत सारे लोगों के स्टेक्स आ चुके हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट ब्रांड में डेवलप होते हैं। कप्तान जो है वो किसको खिलाएगा किसको नहीं खिलाएगा, कौन सी फ्रेंचाइज का इंटरेस्ट है इसमें। यहाँ भी पैसा कौन चलता है से- सर, मतलब है ये जी। खिलाड़ी टीम में खिलाने के लिए, मुझे किसी ने पहले बात की थी, बहुत पहले की बात है 90s में, उस वक्त पैसे भी लिए जाते थे कि चांस देने के, भाई साहब चांस दे रहे हैं तो इधर जरा थोड़ा सा हमारा रोकड़ा और हमारी जरा ये चूंच गीली नहीं करें। नहीं रहो भाई, अब इससे बात बहुत आगे चली गई इंटरनेशनल लेवल पे, जो हमारे यहाँ सेटअप्स में हमारे रीजन में कि अब क्या ये होता है player- सर, अब क्या होता है डॉक्टर साहब? सर इसमें लॉबी होती है, ग्रुप्स होते हैं। नहीं लवाजमात और- सर, लॉबी ग्रुप को साइड पर रखते हैं, लवाजमात क्या क्या होते हैं? लवाजमात ही मैं बता रहा हूँ ना कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं, ब्रांडिंग के इंटरेस्ट हैं, कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरेस्ट हैं, मतलब franchises की- फ्रेंचाइजीज के इंटरेस्ट। It's all about money, nothing personal. It's a Yeah. business. That's what you are जी। saying. Nothing supports. It is much more than that कि सिर्फ कप्तानी नहीं चाहिए होती आपको। एक कप्तान जो है वो टीम में बहुत सारे डिसीजंस ऐसे कर सकता है, अपनी 11 इस तरह की रीडिफाइन कर सकता है जिसके बहुत सारे ग्रुप अच्छा बन जाते हैं। आगे चलते हैं सर, थोड़ा सा टाइम क्योंकि हमारे पास कम है। मैं अगर गलत नहीं पढ़ा तो ये वहाब रियाज साहब को भी चीफ सेलेक्टर बना दिया गया है, मोहम्मद हफीज। हफीज साहब डायरेक्टर एकेडमी बन गए हैं। मतलब डू यू थिंक के ठीक है वहाब रियाज साहब बड़े अच्छे बॉलर होंगे, सब कुछ होंगे, डू यू थिंक ही क्वालिफाइज? कभी इस पोस्ट पे हसीब हसन जैसे लोग थे, कभी बरकी जवेद बरकी साहब थे, डॉक्टर जफर ताफ जैसे लोग थे, बड़ा नाम थे कि टीम वो सिलेक्शन करते हुए देखते थे। डू यू थिंक वहाब रियाज इज द राइट चॉइस सर? देखें, आई हैव नथिंग अगेंस्ट वहाब रियाज। मेरा भी नहीं है सर, मैं वैसे पूछा सवाल पूछा। जी सर। मोहम्मद हफीज के ये यंगस्टर्स हैं, नई जनरेशन है जो कि अब एडमिनिस्ट्रेशन में आ रही है, लेकिन सॉरी इनके क्या पॉलिसी है, क्या माइंडसेट है, कितना ये रिलेट करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से, किस प्रोडक्ट को जानते हैं, कितने मैचेस ये फॉलो कर पाएंगे, कितना डाटा ये इंटरप्रेट कर पाएंगे, और क्या ये पॉलिसी दे पाएंगे, टेम्पलेट कौन से होंगे, कैसे चेंज करेंगे। स्टूडियोज में शो करने के बाद उठ के, ये मिनिस्टेरियल अपॉइंटमेंट के बाद उठ के जाके अगर आपने एकदम चीफ सेलेक्टर बन जाना या डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, आई विश देम ऑल द बेस्ट, बट अगेन हम एडहॉक डिसीजंस ले रहे हैं, हम वो जो कहते हैं ना नी जर्क रिएक्शंस कर रहे हैं, और हमने कोई सॉलिडिफाई नहीं की अपनी पॉलिसी। हमें पता ही नहीं हमने करना क्या है कि वन डे अच्छा डॉक्टर साहब, इसी से रिलेटेड अगर मैं पूछना चाहूँ कि इनको होना नहीं चाहिए था कि स्टेप बाय स्टेप थोड़ा वो करते हैं, क्योंकि अभी रिटायरमेंट के फौरन बाद जब आप उनको इतना बड़ी जिम्मेदारी दे देते हैं तो फिर वो नहीं निभा पाते, तो फिर इस तरह के फिर इल्जामात भी लगते हैं और बर्डन भी आता है। सो अगर वो अंडर 19 को पहले कर लेते, उसके बाद उनको इस तरह का एलिवेशन दिया जाता, और दूसरा ये आपके पास अंदरूनी खबर होगी, उन्होंने खुद अपने आप को पुश कराया है या ये टीम का प्योरली मेरिट पे डिसीजन? ये इस वक्त सिर्फ काउंटर रिएक्शन था पर्सनालिटी के अगेंस्ट, और दो ग्रुप्स में डिवाइड हुआ था। एडमिनिस्ट्रेटिवली भी क्रिकेट बोर्ड, विद इन द बोर्ड भी बहुत सारे मसाइल हैं, और इस तरह के इश्यूज थे एक्स प्लेयर्स के भी। लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात ये करना चाहूंगा कि आपके पास इतनी बड़ी केस स्टडी आ चुकी है, एंड दैट इज इंडियन क्रिकेट, कि 2007 में बांग्लादेश के से हारने के बाद उन्होंने पूरी एक पॉलिसी और लॉन्ग टर्म प्लान सर हम इसके डॉक्टर साहब टाइम थोड़ा, मैं इंडियन कंट्रोवर्सी की आपने मॉडल की बात की, हम फिर राहुल आपको इस पे द्रविड़ है, लेंगे बिल्कुल। रिपोर्ट पे। जल्दी से ये बताइएगा, जो कल पिच का झगड़ा चल रहा है न्यूजीलैंड और इंडिया का कि पिच बदल दी, वो क्या चक्कर है, क्या स्टोरी है सर? देखें, वो कभी कहते हैं बॉल बदल देते हैं, कभी कहते हैं पिच बदल देते हैं, तो ये क्या कहानी है सर? नहीं, बॉल शॉल कोई नहीं बदले। पिच का भी आपको बता देता हूँ बड़ा क्लियरली क्विकली कि एंडी एटकिंसन जो है वो आईसीसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज द चीफ क्यूरेटर। ये टूर्नामेंट आईसीसी का है, ये बीसीसीआई का नहीं है। तो वो परेशान हो गए थे कि नई पिच होनी चाहिए थी फॉर द सेमीफाइनल नॉकआउट, और ये पुरानी पिच रीले जो है पुराने मैचेस जो हुए थे अफगानिस्तान वाला, उस पर क्यों हो रहा है। लेकिन ऐसा कोई रूल अब नहीं है कि ये आपको वो मैंडेट दे कि आपने नहीं पिच पे करवाना है। ठीक है। तो और दूसरा जो इंडिया की परफॉर्मेंस है जी, और आज के सेमीफाइनल के बाद आपको क्लियरली नजर आ जाएगा इस टूर्नामेंट में कि वो हवा में भी खेल लें तो दे हैव बीन द बेस्ट एंड इनकम्पैरेबल। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, देखने का इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।